डिफरेंट एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इस पार्ट में राष्ट्रपति की जो चुनाव प्रक्रिया है, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है, उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। संदीप सेन ने ये इच्छा व्यक्त की थी कि राष्ट्रपति निर्वाचन को विस्तार से करवाया जाए, इसलिए हम इस पार्ट को लेकर आए हैं। तो आइए शुरू करते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन को। हालांकि जो पहले मैंने वीडियो बनाई थी उसमें राष्ट्रपति की योग्यता, निर्वाचन उन पे बताया हुआ है अनुच्छेद के अनुसार, लेकिन आज थोड़ा हम विस्तार से उस पर चर्चा कर लेंगे। तो आपको बता दूं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए उम्मीदवार को नामांकन के लिए 50 प्रस्तावक तथा 50 अनुमोदक होने चाहिए। यानी कहने का मतलब है, आज जो व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है उसे राष्ट्रपति निर्वाचन के नामांकन करने के लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक की आवश्यकता होगी। ये 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक वे व्यक्ति होते हैं जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, राष्ट्रपति को वोट देते हैं, यानी राष्ट्रपति के वोटर होते हैं, यानी सांसद और एमएलए में से होते हैं। ये 50 प्रस्तावक अलग होने चाहिए, ये 50 अलग होने चाहिए। प्रस्तावक अलग, अनुमोदक अलग होते। ये जो 100 व्यक्ति हैं वो राष्ट्रपति के वोटर होते हैं। हालांकि 1997 से पहले 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक नहीं थे, 10-10 थे। यहाँ 10 प्रस्तावक 10 अनुमोदक। 1997 के बाद यानी 97 से 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक अनिवार्य कर दिए हैं, तथा जो जमानत राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए जो जमानत राशि है वो 15,000 रुपए कर दी है। 1997 से 15,000 रुपए कर दी है और 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक कर दिए हैं। ठीक है। और किसी उम्मीदवार को अगर कुल पड़े मतों का 1/6 भाग प्राप्त नहीं होता है तो उसकी यह राशि जब्त हो जाती है। यानी अगर राष्ट्रपति के चुनाव में किसी उम्मीदवार को कुल पड़े वोटों का अगर 1/6 भाग भी प्राप्त नहीं होता है तो उसकी ये राशि क्या हो जाती है? जब्त। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आगे देखते हैं। और आगे ये बता दूं आपको कि जो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें जनता प्रत्यक्ष रूप से मतदान नहीं करती है। यानी जनता राष्ट्रपति को मत नहीं देती है, बल्कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा राष्ट्रपति का मतदान किया जाता है, राष्ट्रपति को वोट दिए जाते हैं। यानी सीधी सी बात है, राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, अप्रत्यक्ष होता है। अब देखो, जनता जिसे वोट करती है स्वयं वो होता है प्रत्यक्ष मतदान, जनता की तरफ से कोई और वोट करता है वो होता है अप्रत्यक्ष मतदान।
तो पहली बात तो ये अच्छे से समझ लेनी है कि राष्ट्रपति को जनता स्वयं वोट नहीं देती है, बल्कि जनता की ओर से जो जनता के प्रतिनिधि हैं वो उन्हें वोट देते हैं। इसलिए राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। और मैं आपको बता दूं कि लोकसभा के एमपी, राज्य विधानसभा के एमएलए, पंचायत के मेंबर, जो नगर पालिका या नगर निगम है उनके मेंबर, इन सब का चुनाव जनता स्वयं करती है, यानी ये प्रत्यक्ष होता है। एक बार फिर बता देता हूं, लोकसभा के एमपी, विधानसभा के एमएलए, विधायक, पंचायत के जो मेंबर होते हैं और नगर पालिका के जो मेंबर होते हैं उनका चुनाव जनता प्रत्यक्ष रूप से करती है। और अप्रत्यक्ष रूप से अगर हम बात करते हैं किन किन का चुनाव होता है, तो राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, राज्यसभा के सदस्यों यानी राज्यसभा के जो एमपी हैं उनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, जो विधान परिषद हैं यानी कई राज्यों में विधानमंडल के 2 सदन है, विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा सभी राज्यों में, तो जिन राज्यों में विधान परिषद होती है, विधानमंडल का जो दूसरा सदन है, उच्च सदन है, तो उसके जो सदस्य हैं, विधान परिषद के सदस्यों, इनका चुनाव भी क्या है, अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। यानी इनका चुनाव जनता स्वयं नहीं करती है। हालांकि राष्ट्रपति को चुनने वाले निर्वाचक मंडल के सदस्य अलग हैं, उपराष्ट्रपति के अलग हैं, राज्यसभा के अलग हैं, विधान परिषद के लिए अलग अलग निर्वाचक मंडल हो सकता है, लेकिन इनका चुनाव जनता नहीं करती है। जनता इनका चुनाव करती है स्वयं प्रत्यक्ष रूप से। आप इस बात को भी ध्यान में रखना। तो हमने इतना समझ लिया कि जनता प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति को वोट नहीं करती है, बल्कि राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। जनता की तरफ से राष्ट्रपति को और कोई वोट देता है या और कोई चुनता है, निर्वाचन करता है। और हमने ये भी देख लिया कि भारत में अप्रत्यक्ष मतदान इन लोगों को चुनने के लिए होता है और इन लोगों के लिए प्रत्यक्ष मतदान होता है, यानी जनता स्वयं मतदान करती है। ठीक है, अब अगर हम इसमें आगे देखें, अब हम देखेंगे कि जनता तो प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी नहीं लेती है राष्ट्रपति के चुनाव में, तो कौन लोग राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, यानी कौन राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है। और ये आर्टिकल अनुच्छेद 54 में है कि राष्ट्रपति का चुनाव कौन करेंगे, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन लेंगे। तो हम देखेंगे कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन लेते हैं। तो एक तो राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। दूसरा, केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, यानी राष्ट्रपति को चुनने वाला जो निर्वाचक मंडल होता है उसमें राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य
और संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। आप यहाँ ये ध्यान रखना, यहाँ पर सिर्फ निर्वाचित सदस्य दिया हुआ है, चाहे वो राज्य हैं, चाहे केंद्र शासित प्रदेश हैं, चाहे संसद के दोनों सदन हैं। यानी राज्य विधानसभाओं में अगर कोई मनोनीत सदस्य है तो वो भाग नहीं ले सकता। जैसे आपको पता है कि राज्यपाल के पास ये शक्ति है कि वो एक एंग्लो इंडियन को विधानसभा में मनोनीत कर सकता है। तो अगर ऐसा कोई सदस्य मनोनीत किया हुआ है तो वो भाग नहीं लेगा। और अगर किसी राज्य में विधान परिषद है तो विधान परिषद के सदस्य भी भाग नहीं लेंगे। और केंद्र शासित प्रदेश है, उनकी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेंगे। अगर उनमें विधान परिषद है तो वो भी भाग नहीं लेंगे। और संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेंगे। संसद में लोकसभा और राज्यसभा, अगर इनमें कोई मनोनीत सदस्य है, और आपको पता है उधर राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं कला साहित्य वालों को, और इधर एंग्लो इंडियन को नियुक्त करते थे, हालांकि बीच में आगे बढ़ाया नहीं है इनके आरक्षण को एंग्लो इंडियन के, फिर भी जो मनोनीत सदस्य हैं वो भाग नहीं लेंगे। संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य यानी निर्वाचित और मनोनीत राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में केवल संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। यानी लोकसभा में आज वर्तमान में 543 सदस्य निर्वाचित हैं, ठीक है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से, और राज्यसभा में निर्वाचित सदस्य हैं 233, यानी 776 सदस्य निर्वाचित सदस्य हैं, यही भाग लेंगे। आपको ये बात ध्यान में रखना है। ऐसे प्रश्नों को कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, ठीक है। और मैंने जो सीरीज दी उसमें भी इस प्रश्न को मैंने पूछा है आपसे कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेते हैं, तो आप इसे ध्यान में रखना, ठीक है। अब राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में ये सदस्य होंगे, और यहां मैं आपको बता दूं कि 70वें संविधान संशोधन 1992 से दिल्ली को और पांडिचेरी को, जिसे पुडुचेरी कहते हैं, वो भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, क्योंकि 70वें संविधान संशोधन से दिल्ली को विशेष राज्य, अर्ध राज्य का दर्जा दे दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ भी विधानसभाएं बनाएगी, तो सिर्फ 2 ही हैं, दिल्ली और पुडुचेरी, ये भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। और वर्तमान में देखें तो पहले तो 29 राज्य थे, लेकिन आपको पता है 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। अभी की स्थिति देखें तो 28 राज्य हो गए हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं, तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा है। पहले भी 31 विधानसभाएं थी, 29 और 2, यानी 29 राज्यों की विधानसभाएं और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाएं 31 थी। अभी भी ऐसा है, अभी 28 विधानसभाएं राज्यों की होगी। आपको पता है जम्मू कश्मीर में विधानसभा है, लद्दाख में नहीं बनाई है, तो यहाँ पर 3 केंद्र शासित प्रदेश हो गए, 28 3 31, यानी यहाँ बस हमें इतना ही जानना है कि राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, ये भाग लेते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में, और संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में। अब हम आगे देखते हैं कि इस राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका क्या है। तो अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन का तरीका बताया हुआ है। भी राष्ट्रपति के निर्वाचन का तरीका क्या है, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन का जो तरीका है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय या एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति द्वारा गुप्त मतदान होता है।
आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय, एकल हस्तांतरणीय, एकल स्थानांतरणीय। इसमें मतों का ट्रांसफर होता है, हस्तांतरण होता है, एक के मत दूसरे को ट्रांसफर हो सकते हैं, और गुप्त मतदान होता है। ठीक है, इसे आगे हम एक एग्जाम्पल द्वारा देखेंगे भी। अभी इतना ही आपको देखना है कि राष्ट्रपति के चुनाव में एकल संक्रमणीय मत पद्धति गुप्त मतदान होता है या ये तरीका काम में लिया जाता है। और यहां पर जो राज्य की विधानसभाएं हैं उनके सदस्यों के मत का मूल्य निकालना पड़ता है, वैल्यू, और संसद के सदस्यों की भी वैल्यू निकालनी पड़ती है। तो उसे हम देखते हैं। तो एक विधायक के मत का मूल्य यानी वैल्यू निकालनी पड़ती है विधानसभा के सदस्य की। तो देखो, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की कुल जनसंख्या बटा उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या 1/1000। ठीक है, यानी भाग 1000। अब क्या है, एक विधायक के मत का मूल्य कैसे निकाला जाएगा? राज्य या केंद्र शासित प्रदेश उसकी कुल जनसंख्या बटे में जिस राज्य के विधायक के मत का मूल्य निकाल रहे हैं उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या, इससे निकाला जाएगा। और ये ध्यान में रखना, ये हर स्टेट के विधायक के मत का मूल्य अलग अलग निकाला जाएगा। क्यों? क्योंकि हर प्रदेश की जनसंख्या अलग अलग है और उसी हिसाब से विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की भी संख्या अलग अलग है। यानी किसी स्टेट के विधायक के मत का मूल्य अगर बराबर आ रहा है तो वो अपने आप ही कोई आ रहा है, वैसे आ नहीं सकता, क्योंकि हर स्टेट की जनसंख्या अलग है और उसके विधायकों की संख्या भी अलग अलग है। ठीक है, इसलिए इस फार्मूले को हम 31 बार प्रयोग में लेंगे। जैसे राजस्थान के लिए, हरियाणा, पंजाब, हर स्टेट के लिए अलग अलग होगा। तो इसे देखते हैं कि भी मान लो हम एग्जाम्पल लेते हैं। भी मान लो कोई स्टेट है और वहां की जनसंख्या 1 लाख है। ठीक है, और वहां पर 10 विधायक है निर्वाचित। ठीक है, यानी राज्य की कुल जनसंख्या 1 लाख, वहां की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या 10। ठीक है, 1000। अब देखो, यानी आया 10। कहने का मतलब कुल जनसंख्या 1 लाख, विधायकों की संख्या 10, जब हम इसे भाग देंगे तो आया 10। ये जो 10 है ये एक विधायक का मत का मूल्य है। एक विधायक के मत का, यानी हमने जिस राज्य, मान लो ए नाम का जो राज्य है उसकी जनसंख्या 1 लाख है और वहां विधायक 10 हैं। जब हमें उस फार्मूले से इसको हल करेंगे तो 10 आया, तो ये 10 एक विधायक के मत का मूल्य है उस ए राज्य के। अब आपको पता है जब एक विधायक के मत का मूल्य 10 है तो इस राज्य में विधायक कितने हैं? 10। तो एक विधायक के मत का मूल्य 10 है तो 10 विधायक के मत का मूल्य हो गया 100। यानी ए नाम के राज्य के विधायकों के कुल वोट हो गए 100। 10 विधायकों ने ही वोट देने हैं राष्ट्रपति को, लेकिन एक विधायक के वोट का मूल्य, वैल्यू 10 आई है, तो 10 विधायक वोट देंगे तो 100 वोट उस राज्य के हो गए। ठीक है,
अब आपको मैं बता दूं कि ये जो जनसंख्या है, राज्य की जो जनसंख्या है, वो 1971 की जनगणना का आंकड़ा लिया जाता है। 1971 की जनगणना। हालांकि प्रारंभ में राष्ट्रपति के चुनाव में जनगणना के लेटेस्ट आंकड़े लिए जाते थे, जो जिस जनगणना के आंकड़े प्रकाशित हो चुके हैं उसकी जनसंख्या को यहां काम में लिया जाता था। लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा ये प्रावधान कर दिया गया कि 2001 तक राष्ट्रपति के चुनाव में ये जो राज्यों की जनसंख्या ली जा रही है वो 1971 की जनगणना के आंकड़ों को यहां पर लिया जाएगा। और 2001 में 84वां संविधान संशोधन करके इसे 2026 तक बढ़ा दिए। यानी 2026 तक राष्ट्रपति के जो चुनाव है उनमें 1971 की जनगणना को ही काम में लिया जाएगा। आप इस बात को भी ध्यान में रखना। यानी आपको एक बात तो ये पता लग गई कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है उसके नामांकन के लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक प्लस 15,000 रुपए की राशि। उसके बाद राष्ट्रपति का जो चुनाव है जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती है, राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। और राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है। और इस निर्वाचक मंडल में राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, जिनमें विधानसभाएं हैं केंद्र शासित प्रदेशों में, और संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा भाग लिया जाता है। फिर इसमें हमने देखा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा गुप्त मतदान होता है। तो यहाँ क्या है, हर राज्य के विधायक के मत की वैल्यू निकाली जाती है, वोट की वैल्यू निकाली जाती है। तो उस राज्य की कुल जनसंख्या जिसके विधायक के मत की वैल्यू हम निकाल रहे हैं बटा उस राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या, यानी एमएलए की संख्या, निर्वाचित एमएलए की, और भाग में 1000। ठीक है। और इसके बाद जो परिणाम आएगा वो एक विधायक के मत की वैल्यू होगी। और एक विधायक की मत की वैल्यू जब हमने निकाल ली तो उस राज्य के सारे जो विधायक हैं वोट देने वाले, उनके मत की वैल्यू जुड़ जाएगी। हमने देखा एक विधायक की मत की वैल्यू 10 आई थी यहाँ, तो 10 विधायक थे तो 100 वोट उस राज्य के हो गए। हमें पहले से पता है कि उस राज्य के 100 वोट हैं क्योंकि हमने वैल्यू निकाल ली है। यहाँ एक बात आप ध्यान में रखना कि जो ये परिणाम है यहाँ 1000 का भाग देने के बाद, तो यहां दशमलव के बाद जो 3 भिन्न है वो ही गिनी जाएगी। कहने का मतलब है, मान लो ऐसे आया, भाग करने के बाद 255 478, यानी अगर ये जो 3 संख्याएं हैं अगर ये 500 से अधिक हैं तब तो प्लस में 1 हो जाएगा, अगर ये 500 से कम है तो प्लस में 1 नहीं होगा। यानी राउंड फिगर में चलता है ये। मान लो भी होता 255 540, तो यहाँ 500 से अधिक है तो यहाँ प्लस में 1 हो जाएगा। यानी इस बात को ध्यान में रखना, आप 3 भिन्नों तक ही गिना जाएगा और 500 से अधिक नहीं है तो 1 नहीं जुड़ेगा, 500 से अधिक है तो 1 जुड़ेगा। आप इस बात को भी ध्यान में रखना। ठीक है। अब हम देखते हैं, ये तो था एक विधायक के मत का मूल्य। अगर हम देखें तो भारत के जो विधायक हैं, जो राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है अभी, तो उसमें 4120 विधायक हैं। कितने विधायक हैं? 4120। यानी पूरे भारत के जो राज्य हैं और जिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभाएं हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले रहे हैं, तो कुल विधायकों की संख्या 4120 है। यानी वोटर की संख्या, वोट करने वाले विधायकों की संख्या 4120 है, ना कि वोट हैं। और इन 4120 जो वोटर हैं, इनके वोट हैं 5,00,00
49,474, यानी पूरे भारत के विधान जो राज्य हैं उनके विधानसभाओं के सदस्यों के कुल मत है 5,49,474 और कुल विधायक हैं 4,120, यानी 4,120 विधायकों के मत हो गए 5,49,474। आप इस बात को ध्यान में रखना, यानी ये वोटर की संख्या है और ये उनके मतों की संख्या है। ठीक है, आपको ये भी पता लग गया होगा कि इस फार्मूले का प्रयोग हम बार बार करेंगे प्रत्येक राज्य के लिए अलग अलग, क्योंकि हर राज्य की जनसंख्या अलग है, वहां के विधायकों की संख्या अलग अलग है। तो इस प्रकार हमने देखा कि ए नाम के राज्य के 100 वोट आए, मान लो बी के 50 वोट आए, सी के 40 वोट आए, डी के 80 वोट आए। इस प्रकार क्या है, हम इसका जोड़ लगा लेंगे, समझ गए। और ये जो टोटल आएगा यहाँ, ये टोटल भारत के सभी राज्यों के विधायकों के मत होंगे, के मत का मूल्य होगा ये सभी विधायकों, यानी जो निर्वाचित विधायक हैं विधानसभाओं के पूरे भारत के राज्यों के सभी विधायकों के मत का मूल्य आ जाएगा। कैसे आ गया भी, इस फार्मूले से हमने ए राज्य के विधायकों के मत का मूल्य निकाल लिया, पहले एक विधायक के मत का मूल्य, फिर सारों का निकल जाएगा, बी का, सी का, डी का, जितने भी राज्य हैं उन सब का। तो इस राज्य के विधायकों के 100 वोट है, इसके 50 है, इसके 40 है, 80 है, इन सब का टोटल हम यहाँ लिख लेंगे। तो ये हो गया सभी विधायकों के मत का मूल्य, यानी एक राज्य के एक विधायक के मत का मूल्य निकाल लिया, फिर उस राज्य के सभी विधायकों के मत का मूल्य प्राप्त हो गया। इस प्रकार सभी राज्यों के विधायकों के मत का मूल्य हमने निकाल लिया और वो टोटल सभी विधानसभाएं हैं सभी राज्यों की, उनके विधायकों का मत का मूल्य आ गया। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे। हाँ, आपको यहां मैं एक बात और बता दूं कि अगर आपसे प्रश्न ये पूछा जाए कि किस राज्य की विधायकों का राष्ट्रपति के चुनाव में मत का मूल्य सबसे अधिक है, तो उत्तर प्रदेश के विधायकों के मत का मूल्य सबसे ज्यादा है 208 और सिक्किम का सबसे कम है 7। ठीक है, और अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के विधायकों का मत का मूल्य है 129। राजस्थान के विधायकों के मत का मूल्य 129 है, सबसे अधिक यूपी का है और सबसे कम सिक्किम का है 7। और ये जो विधायकों के मत का मूल्य है ये आज की जनगणना के आधार पर नहीं है, 1971 की जनगणना के आधार पर, जिसे अभी हमने समझा था। अब हम आगे देखते हैं सांसद के मत का मूल्य कैसे निकाला जाता है। सांसद के मत का मूल्य, देखो सांसद के जो मत का मूल्य है उसके लिए सभी राज्यों के, मैं इसे इसलिए लिख रहा हूं कि आपको ये बात अच्छे से समझ आ जाए, सभी राज्यों के, डिटेल में लिख रहा हूं, सभी राज्यों के सभी विधायकों के मत का मूल्य। और याद रखना सभी विधायकों का मतलब है निर्वाचित विधायक। ठीक है, सभी राज्यों के सभी विधायकों के मत का मूल्य, क्योंकि हमने निर्वाचित विधायकों के ही संख्या को रखा था, तो यहाँ निर्वाचित विधायकों के मत का मूल्य सभी जो टोटल अभी हम करके आए हैं। ठीक है, बटे में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की संख्या। ठीक है, अब यहां पर हम जो टोटल करके लाए हैं वो रखा जाएगा और संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की संख्या रखी जाएगी। और संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की संख्या है लोकसभा की 543, राज्यसभा की 233, यानी 776 से क्या दिया जाएगा,
इसे भाग दिया जाएगा। और ये बात ये ध्यान रखना, इसके जो परिणाम आएगा उसमें वही है, अगर 500 से कम है तो ठीक है, 500 से अगर अधिक है तो प्लस में एक जोड़ा जाएगा। ये आप ध्यान में रखना बात को, ठीक है। यानी इतनी बात आपको समझ में आ गई भी एक सांसद के मत का मूल्य, सभी राज्यों के विधायकों के मत का मूल्य और संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों को भाग देकर निकाला जाता है। और अभी आपको पता है कि जो विधायक हैं वो 4120 हैं। पूरे भारत के राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित विधायकों की संख्या 4120 है। और इनके जो मत हैं, कुल मत हैं वो 5,49,474 है, ठीक है। तो अभी यहाँ क्या लिखा हुआ है, सभी राज्यों के सभी विधायकों के मत का मूल्य, तो 5,49,474 यहाँ आएगा, यानी 5,49,474 ये तो गए सभी विधायकों के मत का मूल्य। और ये हमने कैसे निकाला, आपने पीछे देखिए, और भाग में 776 क्यों, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की संख्या, और वो है 776, 543 लोकसभा के, 233 राज्यसभा की। जब हम इसे भाग देंगे तो आएगा 708, यानी एक सांसद के मत का मूल्य कितना है, 708 है। और अब आपको पता है एक विधायक के मत का मूल्य 708 है, तो कितने एक सांसद के मत का मूल्य 708 है, तो 776 सांसदों के मत का मूल्य कितना आएगा। जैसे पहले हमने एक विधायक के मत का मूल्य निकाला एक राज्य का, फिर सभी का, तो उसी प्रकार एक सांसद के मत का मूल्य निकाला 708। और उसके लिए ये फार्मूला भी सभी राज्यों के सभी विधायकों के मत बट्टे में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की संख्या, तो एक सांसद के मत का मूल्य आ गया। और एक सांसद के मत का मूल्य है 708, क्योंकि ये हो गए सभी विधायकों के वोट की वैल्यू, और ये हो गए संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की संख्या, और ये आ गया एक सांसद के मत का मूल्य 708, ठीक है। अब जब एक सांसद के मत का मूल्य 708 है, तो 776 सांसदों के मत का मूल्य हो जाएगा 5,49,408, यानी ये सभी सांसदों के मत का मूल्य है, ठीक है। यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन में विधायकों और सांसदों दोनों के कुल वोट कितने हो गए, 5,49,408 और 5,49,474, यानी 10,97,998, यानी ये मत विधायकों और सांसदों दोनों के हैं। यानी 5,49,474 सभी विधायकों के, 5,49,408 सभी सांसदों के, तो विधायकों और सांसदों के मिलाकर कुल वोट हो गए 10,97,998 वोट, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान में रखना। यानी आपसे पूछा जाए कि एक सांसद के मत का मूल्य कितना है, 708 है, ठीक है। कुल वोट कितने हैं सांसदों और विधायकों के, तो 10,97,998, ठीक है। आप इस बात को अच्छे से समझ भी गए होंगे। अब हम देखते हैं आगे। अब देखो हमने ये तो समझ लिया कि सांसदों और विधायकों के मत कैसे निकले हैं, ठीक है। अब देखो राष्ट्रपति के निर्वाचन में विजयी होने के लिए, उम्मीदवार को विजयी होने के लिए मतों का एक निश्चित कोटा प्राप्त करना होता है। यानी राष्ट्रपति के चुनाव में विजयी होने के लिए जीतने वाले उम्मीदवार को एक निश्चित कोटा प्राप्त करना होता है। और निश्चित कोटा को कैसे निकाला जाएगा, ये मतदान होने से पहले निकाल लिया जाता है निश्चित कोटा। तो निश्चित कोटा पढ़े गए कुल वेद मत का मतलब भाई कोई बीमार हो गया है, वोट नहीं दिए, या किसी विधानसभा में कोई कम है विधायक, तो वोट कितने लोगों ने दिए, कुल वेद मत कितने हैं, प्लस निर्वाचित होने वाले सदस्यों या सदस्य की संख्या,
प्लस 1 और यहाँ परिणाम में 1। यानी यहाँ बात आप ये ध्यान रखना, चुनाव लड़ने वाले सदस्यों की संख्या नहीं है, निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या है। और आपको पता है भारत में राष्ट्रपति एक ही निर्वाचित होता है, एक सीट है, समझ गए। चुनाव 3 जने लड़ रहे हैं, 4 जने, 5 जने, 10 जने, वो अलग बात है, लेकिन जो जीतने वाला उम्मीदवार है, विजयी वो ही माना जाएगा जो निश्चित कोटा प्राप्त करेगा। तो यहाँ निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या लिखनी है, ठीक है। और आपको पता है हम राष्ट्रपति के चुनाव पे चर्चा कर रहे हैं और भारत में निर्वाचित होने वाला सदस्य एक है, क्योंकि राष्ट्रपति की एक सीट है। तो अब हम एग्जांपल लेते हैं, मान लो 100 वोट वेद मत पड़े कुल, तो यहां पर 1 लिखा जाएगा, क्योंकि निर्वाचित होने वाले राष्ट्रपति कितने हैं, सदस्य कितने हैं, 1, और प्लस में 1 और यहां 1, यानी 100/2 प्लस में 1, 50 प्लस 1 कितना हो गया, 51। यानी अगर 100 वेद मत पड़े हैं तो राष्ट्रपति के चुनाव में 51 वोट निश्चित कोटा है, यानी जीतने वाले उम्मीदवार को 51 वोट लेने होंगे और वो विजयी घोषित हो जाएगा, ठीक है। यहां आपने अगर विधानसभा के सदस्यों और लोकसभा के सदस्यों या नगरपालिका पंचायत के जो चुनाव है मेंबर की, उनमें क्या होता है कि सर्वाधिक जीत मत प्रणाली होती है। कौन सी, सर्वाधिक जीत मत प्रणाली, या जो आगे रहता है वही विजयी होगा, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम जिसे कहते हैं। यहां ये सिस्टम नहीं है, यहां निश्चित कोटा लेना होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में निश्चित कोटा प्राप्त करना होता है और निश्चित कोटा का फार्मूला ये है। और हमने देख भी लिया कि कैसे तो सांसदों और विधायकों के मत का मूल्य निकाला जाता है, फिर वेद कोटा कैसे निकाला जाता है, भी कुल कितने वोट पड़े हैं वेद मत, ठीक है, हुए कितने हैं वोटिंग, कुछ कैंसिल भी हो सकते हैं, और निर्वाचित होने वाले लोग कितने हैं। तो यहां हमने देखा कुल वोट एग्जाम्पल के लिए 100, निर्वाचित होने वाले सदस्य 1, तो 100 में 2 का भाग दिया, 50 प्लस में 1 लगेगा, 51। यानी यहां अगर 100 वोट वेद मत होते हैं और चुनाव लड़ने वाला उम्मीदवार 1 है, तो चुनाव में निर्वाचित होने वाला सदस्य अगर 1 है तो निश्चित कोटा 51 मत होगा। आप इसे ध्यान में रखना, ठीक है। अब हम देखेंगे वोटिंग कैसे होती है, ये तो होगी गणना की बात, ठीक है। अब मान लो राष्ट्रपति के निर्वाचन में 3 सदस्य हैं, P, Q और R, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन भी हो सकती है, मतपत्र, हालांकि राष्ट्रपति चुनाव मतपत्र द्वारा ही हुए हैं, ठीक है। और ये मान लो 3 सदस्य हैं, ये मतपत्र है, P, Q और R, ये तीनों के नाम आ गए। यहां एक बात ध्यान में रखना, मतदाता वरीयता के आधार पर मत देता है। वरीयता का मतलब प्रेफरेंस, कहने का मतलब है जितने उम्मीदवार है उनके आगे मतदाता अपनी पसंदगी व्यक्त करेगा या उन्हें वरीयता देगा, 1, 2, 3 जितने भी उम्मीदवार खड़े हैं उस हिसाब से। जैसे मान लो एग्जांपल लें कि अभी मार्केट मान लो खुला कम हो या ऐसा है, या शाम ज्यादा हो गई है, दुकानें कम बंद है, तो अपने मिठाई खानी, तो अपने ये कहते हैं अगर सबसे पहले मिले तो बर्फी लाना, अगर वो ना मिले तो जलेबी, अगर वो ना मिले तो फिर लड्डू ही लेना। यानी हमने पहली वरीयता बर्फी को दी है, वो ना मिले तो जलेबी, और वो दोनों ना मिले तो फिर तीसरी लड्डू, ऐसे है। तो मान लो कोई मतदाता वोट देने जा रहा है राष्ट्रपति को, 3 जने P, Q, R चुनाव के मैदान में है, तो वो अपने हिसाब से ऐसे वोट दे सकता है कि भी Q को पहली वरीयता देगा, भी मेरी पहली पसंदगी राष्ट्रपति के रूप में Q की होनी चाहिए। अगर किसी कारणवश मान लो Q नहीं बन पाता है तो P दूसरी और R तीसरी, ऐसे उसने अपनी वरीयता तीनों के आगे दे दी। सभी मतदाता ऐसे करेंगे जो सांसद विधायक हैं, जिनको मतपत्र दिए जाते हैं, जो वोट कर रहे हैं, वो इस प्रकार से, ठीक है। अब जब इसकी गणना होती है
मतों की गणना, ठीक है। तो यहां पर यह ध्यान में रखना, जब तक किसी उम्मीदवार को निश्चित कोटा नहीं मिल जाता है तब तक मतगणना होती रहेगी। वोट एक बार ही होंगे, मतगणना 1 2 3 बार भी हो सकती है। भारत में अभी तक एक चुनाव को छोड़कर पहली गणना में ही राष्ट्रपति निर्वाचित हो गए हैं। 1969 में एक बार दूसरी मतगणना हुई थी, बस ये ध्यान में रखना आप। और 1977 में तो चुनाव ही नहीं हुए थे, क्योंकि जो नीलम संजीव रेड्डी थे वो निर्विरोध चुने गए थे, ठीक है। तो ये आप बात भी ध्यान में रखना। तो यहाँ पहली गणना दूसरी गणना, इसको अभी देखेंगे हम कैसे। मान लो पहले जब पहली गणना होती है तो नंबर 1 वरीयता के वोटों को देखा जाता है, ठीक है। अगर उसमें किसी को निश्चित कोटा मिल जाता है तो वो निर्वाचित है, अगर उसमें नहीं मिलता तो फिर हम दूसरी वरीयता देखते हैं, ठीक है, दूसरी गणना में। तो यहाँ पर मान लो हमने एग्जाम्पल के लिए देखा कि PQRS है और यहाँ 100 वोट हुए हैं, मान लो 100 वोट हुए हैं, ठीक है। तो Q को 40 वोट, P को 35 वोट और R को 25 वोट मिले हैं, ठीक है। अब यहां आपने देखा 100 वोट पड़े हैं और पहली गणना में 1 नंबर वरीयता देखी गई है, तो P को 1 नंबर वरीयता 35 मिली है, Q को 40 मिली है और R को 25 मिली है। यानी यहां पर एक वरीयता के आधार पर किसी को भी निश्चित कोटा नहीं मिला, क्योंकि हमारा निश्चित कोटा कितना था, 51 था, और यहां पर 51 किसी को नहीं है। तो यहां ये ध्यान रखना, जब दूसरी गणना की जाएगी तो जो सबसे लास्ट में है वो यहां से क्या है, बाहर हो जाएंगे। तो यहां पर सबसे पीछे कौन है, R, तो वो यहां से बाहर हो जाएंगे। अब आप ये ध्यान में रखना कि जो R के वोट हैं उनका ट्रांसफर होगा P और Q में, इसीलिए इसे कहते हैं एकल संक्रमणीय या हस्तांतरणीय ट्रांसफर, ठीक है। ये ट्रांसफर होता रहेगा जब तक निश्चित कोटा नहीं आ जाएगा। तो P के 25 वोटों का यहाँ ट्रांसफर होगा, लेकिन ये ध्यान में रखना दूसरी गणना में इनके द्वितीय मतों को, द्वितीय वरीयता को ध्यान में रखा जाएगा। द्वितीय वरीयता किसे ज्यादा मिली है, मान लो द्वितीय वरीयता Q को ज्यादा मिली है, ठीक है, और A को मिली है कम, तो इन 25 वोटों का ट्रांसफर ऐसे हो जाएगा। मान लो Q को ज्यादा मिली है और P को कम मिली है 12, यानी ये 12 और 13 वोट किसके हैं, R के हैं। R बाहर हो गए हैं क्योंकि ये सबसे पीछे थे, ठीक है। और दूसरी जो गणना है उसमें R के वोटों को ट्रांसफर किया गया है P और Q में, लेकिन सेकंड वरीयता को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। तो आप देखोगे तो 35 और 12 कितने हो गए, 47, और 40 और 13 कितने हो गए, 53। तो यहां आप देख सकते हो कि निश्चित कोटा किसको मिल गया, B को, और राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन विजयी हो गए, B विजयी हो गए। अब मैं इसे एक बार फिर आपको बता देता हूं, थोड़ा सा यही समझना जरूरी है कि राष्ट्रपति के चुनाव में मतदाता अपनी पसंदगी के अनुसार उनके सामने वरीयता देता है, 1 2 3 4 5 जैसे जितने उम्मीदवार चुनाव में खड़े हैं। तो हमने देखा 3 उम्मीदवार चुनाव में हैं, तो मतदाता ने अपनी पसंदगी दी, किसी को 2, किसी को 1, किसी को 3, ठीक है, इस प्रकार। और फिर हमने जब पहली मतगणना की तो उसके अंदर हम एक वरीयता के वोटों को ही गिना जाएगा, तो उसमें P को 35 थे, Q को 40 थे और R को 25, ठीक है। यहां पर निश्चित कोटा किसी को नहीं है, तो हमने जब आगे दूसरी गणना की तो उसमें क्या है, R को हमने आउट कर दिया क्योंकि R सबसे पीछे चल रहा है, और R के वोटों का ट्रांसफर कर दिया। किस आधार पर किया, इनकी दूसरी वरीयता को देखकर, ठीक है। तो यहाँ पर ज्यादा वोट मिलने थे, मान लो एग्जाम्पल के लिए Q की दूसरी वरीयता ज्यादा थी, उस आधार पर इनको 13 इनको 12। तो यहाँ पर क्या है, 40 वोट इनके पहली वरीयता के थे, फिर R वाले 13 जुड़ गए, ट्रांसफर हुआ ना, तभी तो निश्चित कोटा आएगा।
तो 53, और निश्चित कोटा कितना था 51। तो बी क्या हो गए यहाँ विजयी हो गए। यानी पहली गणना में ये पता नहीं लगता है कि कौन विजयी होगा, क्योंकि जो आगे वो पीछे भी हो सकता है, ये आप ध्यान में रखना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, क्यों विजयी हो गए। हाँ, मैं यहाँ एक बात भूल गया था पीछे कि मैंने आपको ये तो बता दिया कि कुल विधायकों की संख्या 4120 है। कुल विधायकों की संख्या 4120 है और 776 कुल सांसदों की संख्या होगी, तो टोटल हो गया 4896। यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन में टोटल वोटर की संख्या होगी 4896, जिसमें 4120 विधायक हो गए, 776 सांसद हो गए, ठीक है। वोट मैंने इनके आपको बता ही दिए थे, इनके बने थे 5,49,474 और इनके बने थे 5,49,408 और टोटल इनके वोट हो गए थे 10,97,998। यानी विधायक हो गए 4120, वोट हो गए उनके इतने, सांसद हो गए इतने, वोट हो गए इतने, लेकिन टोटल विधायक वोटर और सांसद वोटर, टोटल राष्ट्रपति के वोटर हो गए 4896। ये बात मैं भूल गया था, ठीक है। और टोटल वोट हो गए 10,97,998। आप इस चीज को भी ध्यान में रखना। उम्मीद है आपको आज की बात समझ में आई होगी। धन्यवाद।